ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज फिजिक्स में दूसरा चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है यांत्रिकी। देखिए, चैप्टर बड़ा है, सब में बहुत सारे प्रश्न जो है निचोड़ करके सारे जो पूछे गए प्रश्न हैं सभी इसमें दिया गया है। तो आप लास्ट तक जरूर बनिएगा। उद्देश्य क्या है? तो रेलवे के एग्जामों के लिए रिवीजन, खास करके ग्रुप डी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्रव्यमान किसी वस्तु या पिंड में उपस्थित द्रव्य की मात्रा किसी वस्तु या पिंड का जड़त्व मापने की इकाई है द्रव्यमान। यानी जड़त्व पता चलता है द्रव्यमान से। सभी जगह एक समान होता है क्या? द्रव्यमान। किसी वस्तु में उपस्थित पिंड में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। आगे देखिए भार किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल जो गुरुत्वीय बल होता है उस पिंड का क्या कहलाता है? तो भार कहलाता है। यह सदिश राशि है, इसका मात्रक जो है न्यूटन है। यह विभिन्न स्थानों पर परिवर्तनशील होता है, यानी बदलते रहता है। आगे देखिए दूरी व विस्थापन की क्या इकाई होती है? तो किलोमीटर या फिर मीटर या सेंटीमीटर। क्लियर है? दूरी अदिश राशि है, जबकि विस्थापन जो है सदिश राशि होती है। चाल एवं वेग प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन क्या कहलाता है? तो वेग कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो त्वरण कहलाती है। त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल। त्वरण का एसआई मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में समान परिवर्तन जो है समान त्वरण कहलाता है। धनात्मक त्वरण किसको कहते हैं? तो वस्तु के वेग का परिणाम समय के साथ साथ बढ़ना, ये धनात्मक त्वरण कहलाता है। ऋणात्मक त्वरण क्या होता है? तो वस्तु के वेग का परिणाम समय के साथ साथ घटना जो है ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। आ गई आगे कार्य वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ऊर्जा कहलाती है। भौतिकी में कार्य की क्या परिभाषा होती है? तो कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के समानुपाती होता है, बराबर होता है। अतः कार्य बराबर बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। कहने का मतलब ये, बल लगाएं और विस्थापन हो गया तो वो कार्य कहा जाएगा। कार्य किन राशियों का गुणनफल होता है? तो दो सदिश राशियों का गुणनफल होता है, यानी कि बल गुना विस्थापन, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। कार्य कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर या फिर जूल होता है। कार्य का व्यंजक क्या होगा जब बल व विस्थापन कोणीय दिशा में हो? तो W बराबर एफ डी कॉस थीटा। यहाँ थीटा जो है 0 डिग्री तो कार्य अधिकतम होगा। थीटा यदि 90 डिग्री तो कार्य का मान 0 होगा। बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो कार्य का मान क्या होगा? तो कोई कार्य नहीं होगा। 90 डिग्री के पर जो है विस्थापन होगा तो कोई कार्य नहीं होगा। कार्य एक अदिश राशि है। इसका क्या तात्पर्य है? इसमें दिशा नहीं होती है, केवल परिणाम होता है। वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जब कोई व्यक्ति दीवार को धक्का दे लेकिन उसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह करता है, कोई कार्य नहीं करता है। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए? वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? संवेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य का क्या मान होता है? तो ऋणात्मक होता है। बल और विस्थापन के मध्य किस कोण पर कार्य का मान ऋणात्मक होता है? तो 180 डिग्री पर। वृत्ताकार पथ में घूम रही वस्तु द्वारा किए गए कार्य का मान होगा तो 0 होगा। कार्य का मान ऋणात्मक कब होता है? जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। कार्य का क्या मान होगा? तो 0 होगा, क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा के विपरीत है। कार्य का मान किस पर निर्भर करता है? तो प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है, वस्तु का विस्थापन पर निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच कोण पर भी निर्भर करता है। ससंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल ससंजक बल कहलाता है। भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। किस नियम के अनुसार ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश, अपितु केवल रूप में परिवर्तन होता है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम में। ऊष्मा का अनुभव कराने वाले विकिरण को क्या कहते हैं? अवरक्त विकिरण कहते हैं। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद क्या होता है? तो स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है। शक्ति कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो शक्ति कहलाती है। यदि कोई कर्ता टी समय में डब्लू कार्य करता है तो उसकी शक्ति क्या होगी? तो उसकी शक्ति जो है P बराबर W बटा टी होगी।
कौन सी भौतिक राशि बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है? तो वो है शक्ति। शक्ति का इकाई मात्रक जो है वो वाट है। ऊर्जा, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। ऊर्जा का इकाई मात्रक क्या है? तो जूल है। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो हाफ mv² के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गतिशील पिंड के वेग तथा द्रव्यमान पर निर्भर करती है। कणों की गतिज ऊर्जा किसमें सर्वाधिक होती है? तो गैसों में सर्वाधिक होती है। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किसमें बदल लेती है? तो गतिज ऊर्जा में बदल लेती है। गतिशील वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है। वस्तु में गतिज ऊर्जा की वृद्धि किसके कारण होती है? तो वस्तु के गति के कारण होती है। जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है। बैटरी किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। पवन चक्की यानी टरबाइन किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक पेंडुलम का झूलना में कौन सी ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। गतिज ऊर्जा व संवेग में क्या संबंध है? तो गतिज ऊर्जा बराबर p²/2m होता है, जहाँ p संवेग यानी बराबर mv होता है, यानी p बराबर mv होता है। संवेग का मान 2 गुना होने पर गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? संवेग के मान 2 गुना होने पर गतिज ऊर्जा का मान जो है 4 गुना हो जाएगा। किसी बंदूक से गोली चलाने पर इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 2 गुना हो जाएगी। किसी वस्तु का वेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो गतिज ऊर्जा में। गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है। संवेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। घड़ी की चाबी में कौन सी संचित ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। बारिश के दौरान ऊर्जा का परिवर्तन होता है तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम h ऊंचाई तक पहुंचती है। ऊंचाई h के 1/4 बिंदु पर वस्तु में ऊर्जा होगी तो कम स्थितिज ऊर्जा, अधिक गतिज ऊर्जा होगी। जब हम एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा में संग्रहित होती है। बांध में संग्रहित जल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा का मान किसके बराबर होता है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के योग के बराबर। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा क्या कहलाता है? तो स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर का मान किसके बराबर होगा? तो स्थितिज ऊर्जा के। किस ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। ऊंचाई के संदर्भ में कौन सी ऊर्जा घटती या बढ़ती है? तो स्थितिज ऊर्जा घटती या बढ़ती है। यदि कोई बच्चा गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। हवाओं में कैसी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। वायु शक्ति में वायु की गतिज ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है? तो विद्युत ऊर्जा में होता है। अब जो है प्रमुख उपकरण द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण, तो सौर सेल जो है प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। बल्ब, ट्यूबलाइट और हीटर जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में किया जाता है। ऐसे ट्यूबलाइट रहेगा तो ऊष्मा नहीं, प्रकाश ही सिर्फ रहता है। मोमबत्ती का जलना जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होता है। कोयले का जलना जो है रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इंजन जो है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और प्रकाश विद्युत सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे देखिए, न्यूटन के गति विषयक नियम, गति के नियम को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो सर आइजैक न्यूटन। सर ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम क्या है? तो सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है, अर्थात विराम अवस्था में है तो विराम में स्थिति को, या गतिशील अवस्था में है तो गतिशील स्थिति को। मतलब कि जो वस्तु जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है, यही कहता है न्यूटन का पहला नियम। आगे देखिए, सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से दौड़ रही है। कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल होगा तो 0 के बराबर होगा। वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन न होने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो जड़त्व कहलाती है। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, स्थिरता का जड़त्व और गति का जड़त्व। न्यूटन का प्रथम नियम
क्या कहलाता है? तो जड़त्व का नियम कहलाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के प्रथम नियम से हमें क्या प्राप्त होता है? तो बल की परिभाषा प्राप्त होता है। न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित दैनिक जीवन में कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। तो रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। गोली मारने पर कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर वह टूट जाता है। हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारते हैं। पेड़ की टहनियों को हिलाने से उससे फल व कुछ पत्ते पेड़ से अलग हो जाते हैं। तो ये सारे उदाहरण थे। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो जड़त्व कहलाती है। ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है। क्यों? तो क्योंकि गति का जड़त्व उसे ऊंची छलांग लेने में मदद करे। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किस कारण हटता नहीं है? तो जड़त्व के कारण हटता नहीं है। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी रखता है, क्योंकि क्योंकि गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। जब कार एक घुमावदार सड़क पर घूमती मुड़ती है, तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में किस बल का अनुभव करता है? तो जड़त्व बल का अनुभव करता है। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है, तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह गति के किस नियम का व्याख्या करता है? तो जड़त्व के नियम यानी न्यूटन के प्रथम नियम को। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। वह एक सिक्का उछालता है। सिक्का किधर गिरेगा? तो व्यक्ति के पीछे गिरेगा। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका क्या कारण है? तो गति के जड़त्व के कारण ऐसा होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने किया। आगे देखिए, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। यह गति के किस नियम को व्याख्या करता है? तो गति का दूसरा नियम का व्याख्या करता है। गति के द्वितीय नियम को से क्या प्राप्त होता है? तो बल का व्यंजक यानी F बराबर ma प्राप्त होता है। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के दैनिक जीवन में कुछ प्रमुख उदाहरण है। तो समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद या टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है, हल्की होने के कारण। क्रिकेट खिलाड़ी तेज से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट कम लगे। गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे। कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी तोड़ना। ऊंची कूद एवं लंबी कूद के लिए मैदान की मिट्टी खोद कर हल्की कर दी जाती है ताकि कूदने पर खिलाड़ी को कम चोट लगे। अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। ये सारे उदाहरण थे। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो संवेग से संबंधित है। गति का दूसरा नियम किसे समझने में सहायक है? तो बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। न्यूटन के गति विषयक किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं? तो तृतीय नियम को कहते हैं। गति का तृतीय नियम किनके बीच संबंध स्थापित करता है? तो स्थिति और वेग के बीच जो है संबंध स्थापित करता है। प्रत्येक क्रिया की उसके समतुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो तृतीय नियम के अनुसार दीवार पर फेंकी हुई गेंद किस गति विषयक नियम के कारण टकराकर वापस लौटती है? तो गति विषयक तृतीय नियम के कारण। न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के संबंध में कौन सा कथन जो है सही कथन है? तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। विपरीत दिशा में लागू होता है। आगे, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों खींचता है? क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करती है, यानी समय बढ़ने पर बल जो है कम लगता है। गति विषयक तृतीय नियम के दैनिक जीवन में कुछ अनुप्रयोग मतलब कि उदाहरण। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। नाव के किनारे से जमीन पर कूदने पर नाव का पीछे हटना। नाव खेलने के लिए बांस से जमीन को दबाना। कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। रॉकेट का आगे बढ़ना। ये सारे जो है न्यूटन का तीसरा नियम का उदाहरण है। रैखिक संवेग बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो आवेग कहते हैं। आवेग बराबर बल गुना समय अंतराल होता है। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो संवेग कहते हैं। और P बराबर m भी होता है। आवेग किसके तुल्य होता है? तो संवेग में परिवर्तन के तुल्य होता है। जब सिस्टम में दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तो क्या घटित होता है? गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रह जाता है। यदि वेग को दुगुना कर दिया जाए तो संवेग और गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? संवेग 2 गुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा जो है वो आपका 4 गुना हो जाएगा। पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 kg है तथा पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 kg है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बढ़ रहे हैं। टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट्ट की दिशा क्या होगी? तो विपरीत दिशा होगी। किसी वस्तु का संवेग
किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान व वेग दोनों पर निर्भर करता है। यदि संवेग p और वेग v दिया हुआ हो तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र क्या होगा? तो p बटा v होगा। जैसे p बराबर m भी होता है तो m जो है बराबर निकालेंगे तो p बटा v हो जाएगा। संवेग संरक्षण का नियम, गति विषयक द्वितीयक व तृतीयक नियम के संयोजन का महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? तो संवेग संरक्षण का नियम है। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? तो एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। रॉकेट का प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखिए, एक सेल के विस्फोट के बाद उसके कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो संवेग संरक्षित रहता है। यदि दो समान गोलियां भारी व हल्की बंदूकों से अलग अलग दागी जाए तो किस बंदूक से चोट लगने की संभावना अधिक होगी? तो हल्की वाली बंदूक से। आगे देखिए, प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप गति से क्या तात्पर्य है? जब कोई वस्तु क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल से प्रक्षेपित किया जाए तथा उसका पथ परवलयाकार हो तो उसे ही प्रक्षेप गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग क्या होगा? तो 0 होगा, यानी 0 मीटर प्रति सेकंड होगा। पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप गति के दौरान क्या स्थिर रहता है? तो उसका वेग जो है, वेग का क्षैतिज घटक स्थिर होता है। प्रक्षेप पथ को क्या कहा जाता है? प्रक्षेप पथ को क्या कहा जाता है? तो प्रक्षेप पथ ही कहा जाता है। प्रक्षेप गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण कब बनता है? जब प्रक्षेप पथ ऊंचा हो। जब प्रक्षेप पथ ऊंचा हो। प्रक्षेप गति में कुल उड़ान का समय कितना होता है? तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाले समय से 2 गुना, अर्थात उड्डयन काल के बराबर। उड्डयन काल किसे कहते हैं? तो पिंड को फेंकने तथा वापस पृथ्वी पर गिरने के बीच के समय को उड्डयन काल कहते हैं। मतलब जितना देर जो है कोई वस्तु हवा में रहता है उसी को उड्डयन काल कहते हैं। परास क्या होता है? तो उड्डयन काल में पिंड द्वारा मापी गई क्षैतिज दूरी जो है परास कहलाती है। किसी प्रक्षेप कोण के लिए क्षैतिज परास का मान समान होता है, यानी थीटा एवं 90 माइनस थीटा के लिए किसी प्रक्षेप कोण पर क्षैतिज परास अधिकतम होगा तो ये 45 डिग्री पर अधिकतम होगा। आगे देखिए, बल एवं घर्षण बल से जुड़ा हुआ देखिएगा, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुम्बकीय बल, फिर दुर्बल क्षीण बल या फिर प्रबल बल, फिर चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल में स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल, ये सारे होंगे। चलिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इस कारण से हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सफल रहते हैं क्योंकि घर्षण बल के कारण। यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उनके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला कौन सा बल होता है? तो घर्षण बल होता है। साइकिल एवं कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि पहिया एवं धुरी के मध्य संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? तो बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। एक साइकिल स्थिर त्वरण से गतिमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल किस दिशा में होता है? तो ये जो है पश्चिम दिशा में होता है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है तो हमेशा ऋणात्मक होता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। कारों के ब्रेकिंग पैड में घर्षण के किन गुणों का उपयोग किया जाता है? तो घर्षण के सकारात्मक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उनके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? तो घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल की क्या विशेषता होती है? तो संपर्क में रखी 2 वस्तुओं के मध्य का बल घर्षण बल होता है, गति का विरोध करता है। फिर दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। आगे देखिए, कुछ अन्य बल हैं जैसे सर्पी घर्षण बल जो सतह पर सरकना है उसमें ये लगता है। लोटनी घर्षण बल जो सतह से लोढ़कता है उसमें लगता है। लोटनी घर्षण बल का मान होता है तो सबसे कम होता है, जबकि स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। घर्षण बल को कम करने हेतु क्या उपाय अपनाए जाते हैं? तो मशीनों में स्नेहक तथा बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। बल गुणनफल है तो द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल की अपेक्षा अधिक बल से धक्का देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। स्थिति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तो विश्राम की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। संतुलन की शर्तें, वस्तु की स्थिरता किस पर निर्भर करती है? तो अस्थायी संतुलन की शर्तों पर। अस्थायी संतुलन की शर्तें क्या होती है? तो वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिक
से अधिक नीचे हो, गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है, क्यों? क्योंकि पीसा के गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा पीसा के तल से होकर गुजरती है। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर गति कर रही है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति को क्या महसूस होगा? तो बढ़ा हुआ भार प्रतीत होगा। यदि लिफ्ट नीचे की ओर गति कर रही है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? तो घटा हुआ प्रतीत होगा, घटा हुआ प्रतीत होगा। यदि लिफ्ट एक समान वेग से, जिसमें त्वरण a बराबर 0 है, तो ऊपर या नीचे गति करती है तो व्यक्ति का भार क्या होगा? तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नीचे आते वक्त लिफ्ट की डोरी यदि टूट जाए तो वह मुक्त वस्तु की भांति कार्य करेगी। भार का मान क्या होगा? तो भार का मान जो है 0 होगा। नीचे आते वक्त यदि लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो व्यक्ति के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो व्यक्ति लिफ्ट की फर्श से उठकर छत से टकरा जाएगा। किसी वस्तु को चांद की सतह से पृथ्वी तल पर लाने पर के बाद वस्तु का भार क्या होगा? तो भार में वृद्धि होगा। चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण बल का क्या कारण है? तो वायुमंडल का अभाव है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है तो घर्षण। वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर कौन सा बल लगता है? तो अभिकेंद्री बल लगता है। अभिकेंद्री बल के नियम पर आधारित उदाहरण मौत के कुएं की क्रिया, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ये सारे जो है अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल होता है तो अपकेंद्रीय बल होता है। अपकेंद्रीय बल से हल्के व भारी कणों को पृथक करने के निम्न उदाहरण हैं, यानी अपकेंद्रीय बल का उदाहरण: क्रीम निकालने की मशीन, ड्राई क्लीनर, अपकेंद्रीय शोषक और अपकेंद्रीय पंप। लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु जल में डूब जाता है, क्यों? क्योंकि लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे के आपेक्षिक घनत्व से कम तथा जल के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। आगे देखिए, सरल आवर्त गति। आवर्त गति क्या होती है? जब पिंड एक निश्चित समय अंतराल पर किसी निश्चित पथ पर अपनी गति को बार बार दोहराता है तो उसे आवर्त गति कहते हैं। आवर्त गति। आवर्तकाल किसे कहते हैं? निश्चित पथ पर चली गई दूरी में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। सरल आवर्त गति क्या होती है? जब कोई पिंड एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करता है तो उसे सरल आवर्त गति कहते हैं, यानी सरल आवर्त गति कहते हैं, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। देखिए, ये जो है आपको समझाया गया है। यहाँ से इधर और इधर, यही जो है ऐसे ऐसे करता है, यही जो है आपका सरल आवर्त गति है। इसमें ये सारा चीज़ आपको दिया हुआ है, आप आसानी से समझ सकते हैं। आगे, एक साधारण लोलक की गति से संबंधित सत्य कथन है: जब लोलक मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण 0 होता है। प्रत्येक आवर्त काल में लोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। सामान्य लोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है। 1 सेकंड में पिंड अपनी गति को जितनी बार दोहराती है वह पिंड की क्या कहलाती है? तो आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति का इकाई मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज या प्रति सेकंड होता है। सरल आवर्त गति करने वाले द्रव्यमान के कण और उसके आवर्तकाल t के बीच संबंध क्या है? तो t बराबर जो है 2π√m/k। k क्या है? तो स्थिरांक है। सरल लोलक की डोरी की प्रभावी लंबाई l है व गुरुत्वीय त्वरण g है के संबंध में क्या संबंध होता है? तो t बराबर 2π√L/g। यहाँ t जो है आवर्तकाल है। आवर्तकाल का मान किस पर निर्भर करता है? तो डोरी की प्रभावी लंबाई व गुरुत्वीय त्वरण के मान पर निर्भर करता है। यदि सरल लोलक की प्रभावी लंबाई बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। झूला झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। झूले पर बैठी लड़की की गति क्या कहलाती है? तो आवर्ती गति कहलाती है। सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो U बराबर 0.5 kx², जहाँ k एक स्थिरांक और x जो है आपका विस्थापन है। यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल घट जाएगा। किस स्थिति में घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाने पर जो है आवर्तकाल अनंत हो जाता है। पेंडुलम घड़ी गर्मियों में सुस्त पड़ जाती है, क्यों? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए सुस्त पड़ जाती है। पेंडुलम घड़ी सर्दियों में तेज चलने लगती है, क्यों? क्योंकि लोलक की प्रभावी लंबाई घट जाती है।
चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है, इसलिए आवर्तकाल बढ़ जाता है। आगे देखिए, जड़त्व आघूर्ण आघूर्ण और कोणीय त्वरण के बीच क्या संबंध है? तो कोणीय त्वरण बराबर आघूर्ण बटा जड़त्व आघूर्ण, ये फॉर्मूला होता है। यदि किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले आघूर्ण का सदिश योग शून्य है तो वस्तु की स्थिति क्या कहलाती है? तो घूर्णीय संतुलन कहलाती है। एक घूर्णन करती वस्तु का प्रत्येक बिंदु पर क्या एक समान होता है? तो कोणीय वेग एक समान होता है। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ा दी जाए तो शरीर के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शरीर का वजन जो है घट जाएगा। पेंडुलम लयबद्ध दोलन की तरह काम करता है, अतः इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो घड़ी में किया जाता है। लट्टू का घूमना किसका उदाहरण है? केंद्राभिमुख बल का उदाहरण है। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति से में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? तो अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर क्या परिवर्तित होता रहता है? तो वेग जो है परिवर्तित होता रहता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक के समतुल्य पुर्जा होता है तो क्रिस्टलीय दोलित्र। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? तो दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, दोलन का समय बढ़ जाता है, लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ जाता है। लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। आयतन, भार, द्रव्यमान व घनत्व में से क्या अपरिवर्तित रहेगा? यदि वस्तु की मात्रा में परिवर्तन कर दिया जाए तो घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा। आगे देखिए, सरल मशीन की दक्षता किसके बराबर होती है? तो सरल मशीन की दक्षता बराबर मशीन द्वारा किया गया कार्य बटा मशीन को दी गई ऊर्जा गुना 100, ये जो है आपका इसका फॉर्मूला है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता कैसे करता है? तो कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम किया जा सकता है। साधारण यंत्र या सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। सरल मशीन के उदाहरण निम्न है: उत्तोलक, घिरनी, आनत तल, स्क्रू जैक। सरल मशीन की दक्षता कितनी होती है? तो 100% से कम होती है। उत्तोलक में आलंब, आयाम व भार की एक दूसरे के सापेक्ष स्थितियों के कारण ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है? तो 1 से अधिक, 1 के बराबर एवं 1 से कम, जैसे कैंची, प्लास, सिड़ासी यानी सड़सी, सिड़ासी उखाड़ने की मशीन, साइकिल के ब्रेक, डंडी वाला तराजू। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है? तो सदैव 1 से अधिक होता है। तो देखिए, जैसे सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, तंबाकू काटने वाली मशीन, पहिया, कब्जे पर घूमने वाला दरवाज़ा। आगे देखिए, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है? तो सदैव 1 से कम होता है। जैसे चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल इत्यादि जो है ये तृतीय श्रेणी में आता है। आगे देखिए, गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? तो ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बटा R², जहाँ G जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल G का SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? तो 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। हालांकि दशमलव के बाद और भी लिखा हुआ है। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। किस कारण पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी ओर आकर्षित करती है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G का खोज जो है हेनरी कैवेंडिश ने किया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो आइजैक न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम कहाँ लागू होता है? तो वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है। कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g एवं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल G में क्या संबंध है? तो ऐसे देखिए, स्मॉल g बराबर जो है आपका GM बटा R² होता है। GM तो G तो आप जान ही रहे हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, M जो है पृथ्वी का द्रव्यमान और GM बटा R²। R जो है आपका R² जो है पृथ्वी की त्रिज्या। यहाँ दूसरा चीज़ दिया हुआ है लेकिन बात वही समझिए। आगे, गुरुत्वीय त्वरण G का प्रमाणित मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहाँ से निर्धारित किया गया है? तो 45 डिग्री अक्षांश तथा समुद्र तल से ये जो है निर्धारित किया गया है। गुरुत्वीय त्वरण का मान
भूमध्य रेखा व ध्रुवों पर क्या होता है? तो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, अर्थात वस्तु का भार भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुव पर अधिकतम होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना होता है? तो 1/6 होता है। भारहीनता क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति भारहीनता होती है। यदि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान शून्य हो जाए तो बस वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती का आकार होगा तो गोलाकार होगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को दोगुना करने पर गुरुत्वीय बल का मान कितना हो जाएगा? तो 1/4 भाग हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर किस बल के कारण गति करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गति करता है। वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? तो गुरुत्वीय बल पर निर्भर करता है। वस्तु का भार ध्रुवों व भूमध्य रेखा पर क्या होती है? ध्रुवों पर सर्वाधिक और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होती है। वायु, जल, हाइड्रोजन एवं निर्वात में से किसमें वस्तु का भार अधिक होगा? तो वायु में सबसे अधिक होगा। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 kg है, तो अंतरिक्ष में मान क्या होगा? तो अंतरिक्ष में जो है 0 होगा। भूमि में गुरुत्वीय जल किस दाब पर रहता है? तो 1/3 वायुमंडलीय दाब पर रहता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो अपरिवर्तित होता है रहता है। पृथ्वी का पलायन वेग का मान क्या होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पलायन वेग क्या है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर फेंके जाने हेतु आवश्यक वेग ही पलायन वेग होता है। इसके उपरांत वस्तु पृथ्वी पर वापस नहीं आती है। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? तो सभी साथ साथ पहुंचेंगे, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण पर वस्तु के द्रव्यमान का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। हमारे द्वारा इस गति का अनुभव क्यों नहीं होता है? क्योंकि पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य रहती है। भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है जो इसे प्राप्त होता है, तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। गुरुत्व बल, चुंबकत्व बल, विद्युत चुंबकत्व बल, दुर्बल नाभिकीय बल तथा प्रबल नाभिकीय बल के संदर्भ में निम्न कथन सत्य है। तो विद्युत चुंबकत्व बल सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करते हैं। दुर्बल नाभिकीय बल विघटनाभिकता का कारण है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रहता है। गुरुत्व बल, विद्युत चुंबकत्व बल, दुर्बल नाभिकीय बल व प्रबल नाभिकीय बल में से प्रबलतम और सबसे क्षीण बल कौन है? तो नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल है और गुरुत्व बल सबसे क्षीण बल है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यमूल वेग से कम होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान जो है 2.37 रहता है। इसे यहाँ 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोनों ही स्थिति में जी का मान जो है घटता है। पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो शून्य होता है, अतः केंद्र पर वस्तु का भार शून्य तथा द्रव्यमान पूर्वतः रहता है। क्या पृथ्वी के घूर्णन गति का प्रभाव गुरुत्वीय त्वरण पर पड़ता है? तो हाँ, पड़ता है। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी की किस घूर्णन गति के लिए विषुवत रेखा पर वस्तु का भार शून्य हो जाएगा? तो यदि घूर्णन गति 17 गुनी हो जाए तो। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के समस्त भार पर निर्भर करता है। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। आगे देखिए, कुछ नियमित वस्तुओं के गुरुत्व केंद्र है। तो समान छड़, तो छड़ के अक्ष का मध्य भाग। त्रिभुजाकार ठोस, त्रिभुज की माध्यिकाओं का कटान बिंदु। वर्गाकार या आयताकार ठोस, तो विकर्णों का कटान बिंदु। वृत्ताकार पटल, तो वृत्त का केंद्र। ठोस गोला, तो गोले का केंद्र। शंक्वाकार ठोस, तो ठोस के अक्ष पर आधार से 1/4 ऊंचाई की दूरी पर। और खोखला शंकु, शंकु के अक्ष पर आधार में 1/3 ऊंचाई की दूरी पर। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? तो वस्तु के भार में आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचने पर क्या महसूस होता है? तो पानी की सतह से ऊपर बाल्टी भारी प्रतीत होती है। प्रेशर कुकर के अंदर का ताप किस पर निर्भर करता है? तो ऊपर के छेद के क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने का क्या कारण होता है? तो वायु दाब में कमी होता है। जेट इंजन स्ट्रेटोस्फीयर पर में आसानी से उड़ता है क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर परत में बादल व पानी की वाष्प नहीं होती है। स्ट्रेटोस्फीयर परत में लंब रूपी हवाएं नहीं चलती है, मतलब कि
बादल और पानी का वाष्प नहीं होता है और हवाएं भी नहीं चलती है। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कर दी जाए तो वर्ष की अवधि क्या होगी? तो वर्ष की अवधि जो है कम हो जाएगी। केपलर के ग्रह संबंधी नियम। तो सभी ग्रह स्थिर सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्तीय कक्षा में गति करते हैं। इसे कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसे क्षेत्रफल चाल का नियम भी कहते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा काल का वर्ग टी स्क्वायर ग्रह की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के समानुपाती होता है, अर्थात टी स्क्वायर समानुपाती ए क्यू। पानी से भरे बीकर में रखे बर्फ के टुकड़े के पिघलने के पश्चात क्या परिणाम होगा? तो पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। बर्फ का आयतन पानी के आयतन से अधिक होता है। जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन घटता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। बर्फ के टुकड़े जल में तैरते रहते हैं क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। महासागरों में आइसबर्ग का कितना भाग समुद्री सतह से ऊपर रहता है? तो 1/9 भाग ऊपर रहता है। जल को 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर क्या होता है? तो आयतन जो है घटता है और घनत्व जो है बढ़ता है, जबकि अन्य द्रवों के संदर्भ में आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। जल 4 डिग्री सेल्सियस से आगे सामान्य द्रवों की भांति कार्य करता है। जल का अधिकतम घनत्व केल्विन पैमाने पर क्या होगा? तो 277 केल्विन होगा। ऊर्जा संरक्षण के से क्या आशय है? तो ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है, अर्थात ऊर्जा का रूप ही परिवर्तित होता है। संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान होता है। संवेग में द्रव्यमान और वेग होता है और वेग के साथ वेग कट जाएगा तो द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है। सूक्ष्म कणों की चालों का अध्ययन भौतिकी की किस शाखा में किया जाता है? तो क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स में जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि सूक्ष्म कणों की चालों का अध्ययन होता है, जबकि एटॉमिक फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि कणों के उत्पादन का अध्ययन होता है। दूध को एक रूप यानी होमोजिनाइज कैसे किया जाता है? तो इसके वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदलकर। क्रीम का दूध से पृथक्करण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित है। वॉशिंग मशीन द्वारा कपड़ा धोने का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। किस नियम द्वारा यदि गुरुत्वीय प्रभाव नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होगा? पास्कल के नियम द्वारा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं होता। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगा। यदि चलायमान वस्तु का वेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। किस वैज्ञानिक ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ब्रह्मगुप्त। ये गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ एवं खगोलशास्त्री थे। अब जो है तत्व एवं उनके खोजकर्ता। रेडियम तत्व की खोज जो है पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने किया। पेंसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। एक्स किरण का खोजकर्ता जो है रॉन्टजन ने किया और चेचक के टीका का खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से कैसे कैसे ट्रैक किया जा सकता है? तो डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा, यानी डॉपलर प्रभाव द्वारा। पेंडुलम घड़ी की गति ऋतुओं में क्या होती है? तो ग्रीष्मकालीन में घड़ी सुस्ती हो जाती है, जबकि शीत काल में घड़ी का चाल तीव्र हो जाती है। किन परिस्थितियों में कार्य नहीं होता है? तो यदि व्यक्ति अपने कंधे पर 10 केजी का भार लेकर खड़ा है तो। आगे देखिए, रेखीय गति के समीकरण है। एक समान त्वरण गति के लिए गैलीलियो का समीकरण है v बराबर u प्लस टी, जहाँ v जो है अंतिम वेग, a त्वरण, u प्रारंभिक वेग और t जो है समय है। दूसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, s जो है आपका दूरी है। फिर अगला है एस एन बराबर u प्लस 1/2a इंटू 2n-1, जहाँ एस एन में n जो है 90 सेकंड में तय की गई दूरी है। एस एन में n जो है 90 सेकंड में तय की गई दूरी है। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये सारे हैं। वेग समय संबंध को कौन सी गति समीकरण प्रदर्शित करता है? वेग समय, तो ये जो है आपका v बराबर u प्लस एटी। स्थान समय संबंध में कौन सा गति का समीकरण है? तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। स्थिति वेग संबंध को कौन सी गति समीकरण प्रदर्शित करता है? तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। गति संबंधी ग्राफ है। विस्थापन समय
ग्राफ से क्या प्राप्त होता है? तो विस्थापन समय ग्राफ प्राप्त होता है। एक सरल रेखा होता है। प्रवणता प्रवणता वस्तु की चाल कहलाती है। अधिक प्रवणता अधिक चाल को प्रदर्शित करती है। आगे देखिए, वेग समय ग्राफ से क्या प्राप्त होता है? और एक समान वेग समय ग्राफ से क्या प्राप्त होता है? और एक समान गति। तो अतः वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा में होगा जो समय अक्ष के समांतर होता है। एक समान त्वरण गति देखिए, आपको एक समान गति है ना, ये चित्र देखिए उसका ऐसा ग्राफ बनेगा। फिर एक समान त्वरित गति रहेगा तो इस तरह का चित्र बनेगा। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति की प्रकृति कैसी होती। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से जो है ये चैप्टर समाप्त हुआ। काफ़ी बड़ा चैप्टर था। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।